आज हम बात करने वाले ऐसे कुछ चीज़ों के न्यूबॉर्न से रिलेटेड जो इंडिया में बहुत कॉमनली फॉलो होते हैं। बहुत मिसकंसेप्शन है उसके बारे में, मिस इन्फॉर्मेशन है जो पेरेंट्स को अभी भी नहीं पता है, और उसकी वजह से बहुत बार रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाता है या रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसी 10 कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आता है कि अगर बच्चे का सर गर्म है मतलब बच्चे को फीवर है। ये सबसे गलत चीज़ है बच्चों के बारे में। बच्चों का सर हमेशा गर्म रहता है। आप कभी भी उनको चेक करो, गर्मी हो ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, बच्चे का सर गर्म ही लगेगा आपको। इसका मेन रीज़न ये है कि ब्रेन का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। शुरू के कुछ सालों में ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है, और जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म हाई रहता है वहाँ पे वार्म रहता है, इसलिए उसका सर गर्म रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि उसका सर गर्म रहता है पर पूरी बॉडी ठंडी रहती है। इसलिए सिर्फ सर गर्म रहना मतलब बुखार बिल्कुल नहीं है। बहुत से पेरेंट्स सर गर्म है करके बच्चे को बुखार की दवा दे देते हैं बिना बुखार नापे। ये भी बहुत गलत चीज़ है। बुखार की दवा भले वो कितनी ही अच्छी हो पर उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो प्लीज़ बिना बुखार नापे बच्चों को बुखार की दवा कभी मत देना, और स्पेशली यंग बच्चों में जिनका सर हमेशा गर्म रहता है। अगर आपको उसकी बॉडी भी गर्म लग रही है तो आप पहले चेक करो कि उसका एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट का, छाती का एरिया और पीठ का एरिया क्या वो गर्म है। अगर वो गर्म है तो आप कह सकते हो कि हाँ उसको थोड़ा सा बुखार है। ऑब्वियसली बेस्ट चीज़ है कि आप बुखार नाप लो। अगर वो नहीं नापने दे रहा है तो आप उसका छाती का एरिया और पीठ का एरिया आपके पाम से देख लो, वो भी पाम के ऑपोजिट साइड से। वो आपको अच्छा आइडिया देगा कि उसको बुखार है कि नहीं। अगर वो एरियाज ठंडे हैं तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सर गर्म होना या सर गर्म रहना ये नॉर्मल है, उसका मतलब बुखार नहीं है। सेकेंड चीज़ न्यूबॉर्न्स के बारे में ये है कि हर पेरेंट को लगता है कि बच्चे ने रोज़ पॉटी करनी ही चाहिए। ये भी एक गलत चीज़ है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि बच्चा रोज़ पॉटी करेगा। हाँ, उसने पेशाब रोज़ करना चाहिए, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। पेशाब तो रोज़ कम से कम 5 to 6 टाइम्स होना ही चाहिए। वो एक साइन है कि बच्चा वेल हाइड्रेटेड है। पर पॉटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। पॉटी का ऐसा है कि अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क जो रहता है वो बहुत इजीली और फास्ट डाइजेस्ट होता है। जैसे ही बच्चा पी लेता है 1-2 घंटे में उसका डाइजेशन हो जाता है, और वो ऑलमोस्ट 99% डाइजेस्ट हो जाता है। तो 99% डाइजेस्ट होने की वजह से पॉटी बनने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, वो पूरा शरीर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर पॉटी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो पॉटी होगी ही नहीं। ये हो गया ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। इसलिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसमें अगर 1-2 बार टॉप फीड भी दे दिया, फिर भी अगर 90% ऑफ द टाइम अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसको पॉटी हर रोज़ होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, होगी भी नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत छोटी सी, जब वो गैस पास करते हैं तो छोटी सी पॉटी बाहर निकलती है, वही उनके लिए काफ़ी रहती है। और कभी कभी ये बच्चे 3 से 4 दिन में एक बार पॉटी कर सकते हैं, ये भी नॉर्मल है। इसके लिए आपको तुरंत कॉन्स्टिपेशन की दवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता भी है कि इसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है छोटे से बच्चे को, ये बिल्कुल गलत है। इतना जल्दी कॉन्स्टिपेशन डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अपने आप पॉटी कर लेगा। कोई दवा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अगर उसको बहुत ही गैस हो रहा है या बहुत ही क्रैक कर रहा है तो आप आपके डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। उसके लिए भी एक संडास की जगह पे रखने की गोली मिलती है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये गोली जल्दी स्टूल पास करने में मदद करते हैं। ये अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए तो आप दे सकते हो, पर वो भी आपके डॉक्टर से पूछ के ही आपको देनी है। जो बच्चे टॉप फीड पे हैं, भले वो एक्सक्लूसिव टॉप फीड हो या मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप फीड हो, ऐसे बच्चों को एवरी अल्टरनेट डे एटलीस्ट, भले रोज़ ना करे पर एवरी अल्टरनेट डे पॉटी करना ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि टॉप फीड जो है वो डाइजेस्ट करने में बहुत हेवी रहता है। वो पूरी तरह से जितना ब्रेस्ट मिल्क एब्सॉर्ब होता है उतना एब्सॉर्ब नहीं होता है, और उसकी वजह से पॉटी बनती ही रहती है। तो ये पॉटी तो ऑब्वियसली बाहर आनी ही चाहिए।
क्योंकि अगर वो अंदर रहती गई तो बहुत ज़्यादा गैस हो जाएगा और बहुत डिस्कम्फर्ट होकर बहुत बेबी रो सकता है। तो अगर आपका बेबी टॉप फीड पे है तो आप ये ज़रूर देखें कि उसकी पॉटी एटलीस्ट अल्टरनेट डे तो हो ही रही है, मैक्स टू मैक्स हर 2 दिन में तो एक बार हो ही रही है, भले वो थोड़ी क्वांटिटी क्यों ना हो पर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है अम्बिलिकल हर्निया के बारे में। अम्बिलिकल हर्निया मतलब जो नाक का एरिया रहता है उसके ऊपर की स्किन में बलून जैसा हो जाता है, वो फूक जाती है और दबाने पे वो अंदर चली जाती है, पर फिर वापस छोड़ने के बाद वो फूक जाती है और जब बच्चा बहुत रोता है तो वो ज़्यादा फूक जाती है। इसके लिए लोग समझते हैं कि इसके ऊपर अगर कोई कपड़ा बांध दिया प्रेशर से या कॉइन बांध दी तो वो भरने में मदद होती है। ये भी एकदम से गलत है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो उसके अंदर की स्किन रहती है वो अपने आप बंद हो जाएगी और वो जो हर्निया है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। 90% लोगों बच्चों में ये होता है, 10% बच्चों को आगे जाके कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी बहुत रेयर है। जब तक आपके बच्चों को कुछ तकलीफ नहीं है और वो जो बलून है उसमें कोई भी रेडिश या ब्लैकिश कलर नहीं आ गया है, उसके अराउंड की स्किन रेड नहीं हो गई है और वो दबाने पे दब रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चौथी चीज़ है, कुछ लोग समझते हैं कि कॉर्ड जब ड्राई हो जाती है, नाड़ जब ड्राई हो जाती है तो उसे खींच के निकाला जा सकता है। ये तो सबसे डेंजरस मिसकंसेप्शन है। अगर आपने गलती से वो खींच लिया और अगर अंदर के ब्लड वेसल्स पूरी तरह से भरे नहीं है, पूरी तरह से बंद नहीं हुए, तो सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये तो गलती बिल्कुल नहीं करना है कि कभी भी उसको सूख गई है इसका मतलब एक साइड से वो खुलने लगी है, निकलने लगी है तो उसको खींच के निकाल दिया जैसे हम दांत निकाल देते हैं, ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। बेबी को छींक आई मतलब उसको सर्दी हो गई, ये हर पेरेंट को लगता है कि छींक आना मतलब उसको सर्दी हो गई। या कुछ बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे नींद में खराटे जैसी आवाज़ निकालते हैं या नींद में सडनली उठ के ऐसे गला खिंचकी जा रहा है ऐसे आवाज़ निकालते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि उनको खांसी हो गई या सर्दी हो गई। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बच्चों को सर्दी एक तो बहुत रेयरली होती है और अगर हो भी गई तो वो सिर्फ फ्लोइंग नोज़, रनिंग नोज़ ही रहता है। खांसी 6 महीने के पहले के बच्चों को भी बहुत रेयरली होती है, अगर हो भी गई तो अपने आप जल्दी ठीक हो जाती है, उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखें, 6 महीने के नीचे के बच्चों को जो एंटी हिस्टामिनिक्स मेडिसिन है, मतलब सेट्रिजिन हो गया, ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं देने हैं। ये मेडिसिन 6 महीने के नीचे के बच्चों के लिए बने ही नहीं है। आप अगर उसके बारे में ढूंढ के देखोगे तो उसमें भी लिखा होगा कि ये 6 मंथ्स के नीचे के बच्चों को सूटेबल नहीं है। तो गलती से भी आप सर्दी समझ के या खांसी समझ के बच्चों को ये मेडिसिन चालू मत करना। अगर इन बच्चों में ज़्यादा रनी नोज़ है तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर ब्लॉक नोज़ है तो आप उसमें सिर्फ नेज़ल ड्रॉप्स डाल सकते हो, जो सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चे को ज़्यादा हिचकी आ रही है, हिकअप्स आ रहे हैं, मतलब उसको गैस हो गया। हिकअप्स तभी आते हैं जब आपका डायफ्राम, मतलब जो लंग्स के नीचे का एक मसल का लेयर रहता है जो सांस लेने पे नीचे जाता है और फिर सांस छोड़ने पे ऊपर आता है, ये जब इरिटेट होता है तब हिचकी आती है। अब ये इरिटेट क्यों होता है ये किसी को नहीं पता है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी थियरीज है, पर वो एग्जैक्टली क्यों होता है किसी को नहीं पता, और उसे बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है वो भी नहीं पता। हाँ, अगर आपका फीडिंग का टाइम आ गया और उसी टाइम पे हिचकी चालू हो गई है तो आप फीडिंग चालू कर सकते हो। फीडिंग के टाइम पे जब बच्चा स्वैलो करेगा तब वो हिचकी रुक सकती है, पर ये हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चों की हिचकी तभी भी चालू रहती है जब वो फीड कर रहे हैं, और हिचकी का अगर मतलब गैस, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। गैस एक टोटली अलग चीज़ है। गैस जो होती है वो आंतड़े में होती है, हिचकी जो होती है वो बहुत उसके ऊपर है, डायफ्राम के पास होती है, इसलिए उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। हिचकी रुकने के लिए आपको स्पेशली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली हार्मलेस है, इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। तो आप अननेसेसरी कुछ उसको पिला देना, कुछ लोग उसको पानी पिला देते हैं, जैसे हम बड़े एडल्ट्स में हिचकी आने पे पानी पीते हैं, वो बच्चों को भी पानी पिला देते हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ें मत करना, वो हिचकी आएगी, अपने आप आएगी, और आएगी ही, आप कुछ भी करो वो आने ही वाली है, हर बच्चे को आती है और वो अपने आप ही चली जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है,
कि कुछ पेरेंट्स को लगता है, जो स्पेशली फार्मूला फीड पे है, कि अगर बच्चे को बार बार कोलिक हो रहा है तो फार्मूला चेंज कर दो। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत रिस्की है भी है, बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। फार्मूला एक तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, बच्चे का पेट इतना डेवलप नहीं हुआ होता है पहले 6 महीने में, इसीलिए तो उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है, क्योंकि उनका स्टमक उतना अभी तक स्ट्रांग नहीं है। जब आप बच्चे को फार्मूला देना चालू करते हो, ऑब्वियसली जब सेक्शन हुआ होता है, जब सीजरियन हुआ होता है तो देना पड़ता है। ऐसे टाइम पे जब आप फार्मूला चालू करते हो तो उसे कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं उस फार्मूला को एडजस्ट करने में, मतलब उसके पेट को उस फार्मूला को एडजस्ट होने में। एक बार वो एडजस्ट हो गया, फिर अगर वापस आप फार्मूला चेंज करोगे, वापस एक्स्ट्रा 7 दिन लग सकते हैं उसको नए फार्मूला का एडजस्ट होने में। और ये कोई गारंटी नहीं कि वो फार्मूला को नए फार्मूला का एडजस्ट होगा भी या नहीं। कुछ लोग तो फार्मूला ऐसे चेंज कर देते जैसे कपड़े चेंज कर रहे हैं, 2-3 दिन दे दिया नया फार्मूला, नहीं पेट भरा है, वापस नया फॉर्म ले लिया। ये भी बहुत गलत चीज़ है। फार्मूला अगर चेंज करना भी है तो आपके डॉक्टर के सलाह से ही करें, खुद फार्मूला चेंज मत करें। और एक ब्रांड का फार्मूला नहीं मिला इसलिए दूसरा ले लिया, ये भी बहुत गलत है। आपको जो ब्रांड शुरू से चालू है वही यूज़ करना है हमेशा, कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी दूर जाना पड़े, आपको वही फार्मूला यूज़ करना है। बस अवेलेबल नहीं है इसलिए दूसरा फार्मूला ले लिया, ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर बच्चा मिरर में देखेगा या आप बच्चे के बहुत नज़दीक फेस लेके आओगे तो उससे स्क्विंट हो जाएगा, मतलब उसकी आंखें टेढ़ी हो जाएगी। ये तो मिसकंसेप्शन कहाँ से आता है पता नहीं, मतलब ये लोग क्यों समझते हैं, नो आइडिया। शायद से कुछ बच्चे जब 1 महीने के हो जाते हैं, 1 महीने के आसपास या 1 महीने के ऊपर, तब उनकी आंखें थोड़ी आपको टेढ़ी दिखने लगती है। ये कोई स्किन की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। तो 1 महीने के बाद बच्चों की विजन और क्लियर होती जाती है, वो फोकस करना सीखते हैं। तो जब वो फोकस कर रहे होते हैं तो उनका फोकस अभी तक एडल्ट जैसा नहीं होता है, वो अभी भी फोकस करना सीख रहे हैं। तो फोकस करने के लिए उनकी दोनों आंखें थोड़े नज़दीक आई हुए आपको दिख सकती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इसमें आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को अगर आप बार बार गोद में लेते रहोगे या बार बार पकड़ोगे तो वो बच्चा स्पॉइल हो जाता है, बड़ा होके वो बिगड़ जाता है। इसका क्या लॉजिक है मैं नहीं जानता। कोई भी बच्चे को, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, टॉडलर हो, उनको अगर कोई उठा लेता है, उनको पास लेते हैं तो उनको हमेशा अच्छा ही लगता है, उनको एक सिक्योर फील आती है। और ऐसे बच्चे आगे जाके उल्टा बहुत सिक्योर कॉन्फिडेंट डेवलप होते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं आपके बच्चों को होल्ड करने के लिए। आपके बच्चे जब भी रोते हैं आपको उसके गोद में लेने के लिए। बच्चे का बिगड़ना ना बिगड़ना ये उसके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, ये उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है, ना कि उसके पकड़ने में या गोद में लेने के। और सबसे लास्ट वाला, कि बच्चों को बाहर घूमने नहीं लेके जाना चाहिए। इसमें भी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। बच्चे जन्म के बाद 3-4 दिन के बाद जब उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, बॉडी एडजस्ट हो जाती है बाहर के एनवायरनमेंट से, आप तभी से उनको बाहर लेके जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को बाहर घुमाने भी लेके जा सकते हो, उसको बाहर की दुनिया भी दिखा सकते हो। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही वो बीमार पड़ेगा, ना ही ऐसा कुछ होगा। बस इतना ही है कि आपको ध्यान रखना होगा कपड़ों के बारे में, उसके कैप सॉक्स के बारे में, उसके फीडिंग के बारे में। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसके कुछ मेडिसिन आपको साथ में लेके जाने होंगे। अगर उसको नौशिया जैसा हो गया या मोशन सिकनेस जैसा हो गया तो उसके लिए मेडिसिन आपको साथ में रखने पड़ेंगे। ये सब थोड़ा बहुत काम बढ़ जाता है, पर इसके अलावा बच्चों को बाहर घुमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल कर सकते हो, फ्लाइट में भी जा सकते हो, कोई रिस्क नहीं है। ये थी वो 10 चीज़ें जो मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे इंडिया में। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मुझे नया कुछ सुनने में आता है तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।